बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक तो ये बताना है कि वो कौन सी नई इत्तला मिली है जिस पर इमरान खान को सदमा पहुंचा है, और मुफाहमत की पहली खिलाफ वर्जी शायद इसी का नतीजा है जो कल यास्मीन राशिद ने ISI पर हमला करके की है। उसके बारे में एक रवायत तो ये जो मैंने बयान कर दी थी कि ये 17 जुलाई को रात को आने वाले नताइज की पेशबंदी है, लेकिन इसकी एक ज़मीनी तशरीह ये भी की जा सकती है कि चूँकि खबर बड़ी मायूस कुन थी, इसलिए इमरान खान ने एक टेस्ट केस के तौर पर यास्मीन राशिद को कह दिया होगा कि चलो एक हमला लॉन्च कर दो। और दूसरी बात ये बतानी है कि इन 3 दिनों में 3-4 वाक़यात PTI ने अपने हक में ऐसे कराए कि जिनकी वजह से PTI को मुसलसल नुकसान हुआ और सारे वार जो थे उसके उल्टे पड़े। वो सारे वार आपके इल्म में, मैं सिर्फ उसकी जो नुकसानदेह पहलू हैं जो जिसकी वजह से PTI को सफ़र करना पड़ा वो मैं उसकी वजूहत बताऊँगा। तो पहले ये बात कि वो क्या इत्तला मिली। इत्तला ये थी कि इन्होंने 3-4 दिन पहले जो मैंने जिस तरह बताया था कि एक सरेंडर की ऑफ़र की थी कि आप हमें गिरफ्तार ना करें और निज़ाम को ये चलता रहे, ठीक है, हम कुछ महीने खामोश रहेंगे। ये नहीं कि अगले साल तक खामोश रहेंगे, कुछ महीने सितंबर अक्टूबर तक हम खामोश रहेंगे। कोई खामोश रहने से मुराद है कि फ़ौज पर हमले नहीं करेंगे और अमन व अमान की सूरत हाल पैदा नहीं करेंगे। इस तरह की यकीन दहानी थी जिसकी एवज़ इनको गिरफ्तारी ना होने का यकीन दिला दिया गया। लेकिन परसों एक इजलास और हुआ, परसों रात को, रात लेट नाइट। वो कहाँ इजलास हुआ आप समझ आइए। तो इस इजलास में बॉर्डर की सूरत हाल, सिक्योरिटी सूरत हाल और चीन, सऊदी अरब, अमेरिका वगैरह से तल्लुकात के हवाले से तालिबान की सूरत हाल, इन सारे अमूर पर गौर किया गया और साथ ही मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल पर गौर किया गया और मौजूदा हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। अवामी सतह पर तो ज़ाहिर है इत्मीनान की कोई वजह नहीं है। महंगाई बढ़ रही है और महंगाई रुकने की कोई शक्ल भी नज़र नहीं आ रही। हुकूमत ने अभी तक कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया जिससे हम ये उम्मीद बांध सके कि अवाम को कुछ रिलीफ मिलने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक सतह होती है भलाई, जिसमें कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो ओवरऑल मुल्क के लिए, मुल्क की कौमी ख़जाने की सेहत के लिए और ख़ारजा तल्लुकात के हवाले से उम्मीद अफजा होते हैं। तो उन पर इत्मीनान का इजहार किया गया कि ये सारे काम दुरुस्त समत में जा रहे हैं और कोई वजह नहीं कि इस हुकूमत को अगले साल सितंबर अक्टूबर से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। गोया कि इस हुकूमत को 1.5 साल की जो मुद्दत है, जो बाकी मादा मुद्दत कितनी बनती है, 1.5 साल तो नहीं बनती, ये 6 महीने इस साल के और 1.25 साल बन जाती है तकरीबन। तो 1.25 साल की मुद्दत मुकम्मल करने पर गोया कि मोहर लगा दी गई। नाज़िर, यहाँ मैं अपना एक तहफ़्फ़ुज़ बयान करता हूँ कि पाकिस्तान अभी तक उस मंजिल पर नहीं पहुँचा जहाँ पार्लियामेंट के फैसले पार्लियामेंट करे, सियासतदानों के फैसले सियासतदान करें। अभी वो मंजिल नहीं आई। अब भी हम ये बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि जनाब, चूँकि हम एक पेज पर है लिहाजा हमारी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं, चूँकि हमें 1 साल की 1.5 साल की मुद्दत मिल गई है लिहाजा हम गाजूबाज की हुकूमत करेंगे। ये एक अफसोसनाक ट्रेजेडी है, लेकिन क्या किया जाए, ये हकीकत है कि अभी वो मंजिल नहीं आई। अगरचे हमने इसमें ख़ासा सफ़र तय किया है, पार्लियामेंट की बालादस्ती की तरफ बड़े अच्छे अच्छे संग मील अबूर किए गए हैं, लेकिन हतमी मंजिल जो है वो अभी दूर है। और यही वजह है कि मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि वहाँ से इनकी जो मुद्दत है उसे पूरी करने की जो हतमी मंजूरी है उस पर मोहर लगा दी गई है। तो नाज़रीन, इमरान खान के लिए ये सूरत हाल बहुत ही सदमा कुन थी। वो ये समझ रहा था कि हमारे अच्छे रवैये के बायस चलिए अगर ये हुकूमत को जुलाई में नहीं तोड़ते, अगस्त में नहीं तोड़ते, तो चलिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में तोड़ देंगे, तो दिसंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन वो उम्मीद भी दम तोड़ गई। और जहाँ ये मैं बता दूं कि इमरान खान को जो खुशफहमी है कि अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इंतखाबात हो जाते हैं तो उनकी पार्टी अच्छी खासी सीटें ले जाएगी, ऐसा नहीं है। इमरान खान ने पार्टी के इजलास में पिछले हफ्ते अपने करीबी लोगों को ये बता दिया कि हमें कम से कम 50 सीटों का टारगेट रखना चाहिए। यानी अंदर ही अंदर PTI को या इमरान खान को हकीकी सूरत हाल का जो ज़मीन पर है, जो ग्राउंड पर है, उसका अंदाज़ा है। और ये 50 सीटों का मतलब ये है कि इनको 25-30 से ज़्यादा की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये पार्टी को 50 का टारगेट दे रहे हैं ताकि चलिए 25-30 से कुछ 2-4 बढ़ जाए। ये सूरत हाल है। अच्छा नाज़रीन, वो जो 3 काम इन्होंने किए और हर काम उल्टा पड़ा, बाकी 2 तो चलिए छोटे हैं। मसलन वो जो बनी गाला से एक नौजवान पकड़ा गया जिसने जासूसी का आला था, वो फलाब हो गया ड्रामा, उसका भी PTI को नुकसान ही पहुंचा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
और दूसरा जो काम था, बड़ा काम जो था मैं बाद में बताता हूँ, दूसरा इन्होंने धमकी दी ARY TV के जरिए कि मरियम नवाज की एक खुफिया वीडियो लीक होने वाली है। अच्छा, जब उस वीडियो की तफसील बताई गई तो फिर PTI वालों को खुद एहसास हुआ कि ये ऑडियो वीडियो हम लीक करेंगे तो इसका नुकसान तो हमें होगा, क्योंकि इसमें मरियम नवाज पर कोई अटैक नहीं होता, अटैक तो हम पर होता है। वो वीडियो क्या रिलीज होनी थी, वो ये थी कि जब नैब की जेल में थी मरियम साहबा, तो उनकी ये एक रिकॉर्डिंग की गई खुफिया, जिसमें उनसे कोई मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। जेल में मोबाइल रखने की इजाज़त नहीं, लेकिन वहाँ किसी खातून मुलाजिम ने मरियम साहबा को एक मोबाइल दे दिया। अच्छा, मोबाइल रखना खिलाफ कानून है, लेकिन कोई गैर अखलाकी हरकत तो नहीं है। इसमें मरियम पर अटैक नहीं होता था, मरियम की शख्सियत मुतासर नहीं होती थी, बल्कि मरियम के उस दावे की सच्चाई PTI खुद दे रही थी, जिसमें मरियम ने कहा था कि ये मेरी खुफिया कैमरों से जासूसी करते थे। आधी रात को भी लोग बाहर खड़े होकर फिल्म बनाने की, ये गुफ्तगू टेप करने की कोशिश करते थे। तो ये तो इल्ज़ाम सच्चा साबित हो गया। तो चुनाचे फिर वो PTI वालों ने डर के वो वीडियो जारी करने का मंसूबा खुद ही तर्क कर दिया, जिसकी बड़ी मशहूरी वो पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले TV चैनल ARY के ज़रिए 2 दिन तक की जाती रही। तो वो मंसूबा इन्होंने खुद ही वापस ले लिया, लेकिन इस खबर के आने का जो नुकसान होना था वो हो गया PTI को, कि PTI ऐसे लोगों की पार्टी है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा इनको नुकसान हुआ है वो जनरल ISI के साबिक चीफ जनरल ज़हीरुल इस्लाम की तरफ से PTI की हमायत का ऐलान हुआ। उसने एक पिंडी में एक जलसा किया सूबाई उम्मीदवार के हक़ में और कहा कि हमें PTI को सपोर्ट करना चाहिए, यही पार्टी हुकूमत करने के लायक है। इस तरह की बातें की और ये भी कहा कि मैं हकीकी न्यूट्रल हूँ, और चूंकि मैं हकीकी न्यूट्रल हूँ इसलिए मैं PTI की हिमायत कर रहा हूँ। यानी ये दिमाग की खराबी का जो असर PTI के हर आदमी पर होता है वो ये ज़हीरुल इस्लाम पर भी हो गया। नाज़रीन, इसका PTI को फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ, इसलिए कि ज़हीरुल इस्लाम हर लिहाज से एक कंट्रोवर्शियल आदमी है। 2014 के धरने इसी ने मुनज़्ज़म कराए थे। अब ये कोई बात राज की बात रही नहीं। और वो जो इमरान खान जो कहता था कि उंगली उठने वाली है, उंगली उठने वाली है, तो वो ज़हीरुल इस्लाम ही के बलबूते पर करता था। ये धरने इसी के इशारे पर दिए गए। PTV पर जो आरिफ उलवी नामी गुंडे ने एक जत्थे के हमरा कब्जा किया, तो उसके पीछे भी यही मौसूफ थे, और भी कई कामों में मौसूफ पीछे थे। और जो जनरल पाशा था PTI के हकीकी बानी तो वो था, लेकिन इसके बारे में हवा भरने वाला, इसकी हर तरह से सहूलत कारी करने वाला ज़हीरुल इस्लाम था। ISI के DG के ओहदे पर रहते हुए इसने इतनी नंगी सियासी मुदाखलत की, इस पर कार्रवाई होना चाहिए थी, लेकिन नहीं हो सकी। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसने नवाज शरीफ के ऑफिस पर, यानी वज़ीर आज़म के ऑफिस पर हमले का मंसूबा भी बनाया, और ये उसकी टेलीफोन गुफ्तगू पकड़ी गई जो नवाज शरीफ साहब ने राहील शरीफ के सामने रखी, जिसके बाद ज़हीरुल इस्लाम को डांट तो पिला दी गई, लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और ये हमला जो था ये बड़ा ख़तरनाक था। इस टेलीफोन टेप में तो उसका जिक्र नहीं है, लेकिन उस ज़माने में, उस दौर में ये खबरें बाहर आई थी कि प्रोग्राम ये था कि कई हज़ार का जत्था वज़ीर आज़म हाउस पर हमला करेगा, अंदर घुस जाएगा और नवाज शरीफ साहब को कत्ल कर देगा। ज़ाहिर है इस कत्ल के इल्ज़ाम में किसी आदमी को पकड़ नहीं जा सकता। जब 4, 5, 6, 7, 8 हज़ार आदमी, 2,000 आदमी किसी बिल्डिंग पर हमला कर दें और उसमें 2-3 आदमी मारे जाएं, चाहे उनमें कोई वज़ीर आज़म के ओहदे का हो, तो ये केस बलबे का बनता है। इसमें किसी एक आदमी को आप पकड़ कर सजाए मौत नहीं दे सकते कि इसने ये इतनी बड़ी वारदात की थी। ये खबरें उन दिनों दबे लफ्ज़ों में मीडिया पर आती रही हैं, और इसके हवाले से बयानात, ये बहुत तशवीशनाक किस्म का किरदार था, इसका काबिल अफसोस किस्म का किरदार था। फिर ज़हीरुल इस्लाम यही नहीं, इसने मार्शल लॉ लगवाने की भी कोशिश की, लेकिन राहील शरीफ ने बाकी मामलात में तो उनकी हिमायत की, लेकिन मार्शल लॉ लगाने से इनकार कर दिया। उसकी वजह ये थी कि वो समझता था कि फिर जनरल मुशर्रफ जैसा मामला मेरे साथ भी हो सकता है, उसने मार्शल लॉ नहीं लगाया। यूं ज़हीरुल इस्लाम का मनसूबा फेल हो गया। एक फ़ोन कॉल इसने नवाज शरीफ साहब को भी की और उसे धमकी देकर कहा कि मुनासिब है कि आप अब वज़ारत उज़्मा के ओहदे से इस्तीफ़ा दी जाए। फिर जब इमरान खान का धरना अट्टर फराब हो गया, लोग वहाँ मौजूद ही नहीं थे, गायब थे, तो इमरान खान उठना चाहता था कि धरना ख़त्म करना चाहता था, लेकिन उसको फेस सेविंग के लिए कोई बहाना नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये अपनी ज़बान से 10 मरतबा वहाँ धरने में कह चुका था कि मैं मर जाऊँगा, धरने से नहीं उठूँगा, जब तक नवाज शरीफ का इस्तीफ़ा नहीं आता मैं नहीं उठूँगा, मेरी यहाँ से लाश उठेगी, मैं नहीं उठूँगा। इस तरह की बातें वो कर चुका था। इसको फेस सेविंग के लिए कुछ चाहिए था। फिर कितना खौफनाक वाक़या हुआ जो बर्रे सगीर की तारीख़ में इससे पहले कभी नहीं हुआ। अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही दर्दनाक हादसा था, मैं उसका जिक्र नहीं करता, आप खुद समझ जाइए। तो उस हादसे के बाद फिर इमरान खान को
फेस सेविंग मिल गई और वो धरने से उठ आया। तो ये इस तरह का किरदार, तो जब ऐसा किरदार पीटीआई की हमायत करेगा तो इससे पीटीआई के भला नहीं हुआ बल्कि बुरा हुआ। और पिंडी के इलाके में तो ख़ास तौर पर पीटीआई पर तोय लानत हो रही है। बाकी जहाँ तक वो ज़हीरुल इस्लाम का जो ताल्लुक़ है, वो किसी भी पार्टी में शामिल हो, ये उसका हक़ है। ज़ाहिर है इसको रिटायर हुए कई साल हो गए, अब वो किसी भी सियासी जमात में जा सकता है। लेकिन बहरहाल वो इतना सब्ज़ कदम आदमी है, इतना कंट्रोवर्शियल है, उसका तारीख़ में किरदार इतना ज़्यादा मलामत अंगेज़ है कि वो जिस पार्टी की भी हिमायत करेगा उस पार्टी का कख नहीं रहेगा। और यही उसने तहरीक इंसाफ के साथ किया है। नाज़रीन, ये चंद ज़रूरी बातें थी इनके हवाले से कि जो इन्होंने इक़दाम किए वो इनको उल्टे पड़ गए। और मामला वही है कि जब किसी की बदबख्ती बदकिस्मती के दिन आते हैं तो वो मुहावरा है ना कि फिर आदमी ऊँट के ऊपर बैठा हुआ तब भी सांप डस लेता है या कुत्ता काट लेता है। तो इमरान खान के साथ यही हो रहा है। जो इक़दाम भी वो कर रहा है वो उससे उल्टा पड़ रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, इसका फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।